8 अगस्त 2005 को ब्राजील के फोर्टालिजा बैंक के एम्प्लॉयज 2 छुट्टियों के बाद बैंक खोलते हैं और जब वो बैंक की मेन वॉल्ट में जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वॉल्ट में से 160 मिलियन ब्राजीलियन रियाल्स गायब हैं। वो लोग फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आकर छानबीन करती है और ये कंफर्म करती है कि बैंक में रॉबरी हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये थी कि ना तो बैंक का कोई ताला या सिक्योरिटी कैमरा टूटा, ना ही कोई गोली चली और ना ही कोई अलार्म बजा। सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ खास नहीं था। तो आखिर उन पैसों के साथ हुआ क्या, जानेंगे आज की वीडियो में। ये बात है मई 2005 की, जब ब्राजील के एक शहर फोर्टालिजा में एंटोनियो जोसेवान और इसके साथियों ने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। इन लोगों ने इस मकान के ओनर को बताया कि वो यहाँ पर एक लैंडस्केप कंपनी खोलना चाहते हैं और डेकोरेटिव प्लांट्स, घास और दूसरी गार्डनिंग की सप्लाईज बेचना चाहते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने भी इनसे ज़्यादा सवालात नहीं किए। कुछ ही दिनों में इनका ये घर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा। देर रात तक भी लोग इसमें आया जाया करते थे। अक्सर इस घर में बड़े बड़े ट्रक्स पर बहुत सारा सामान डिलीवर होता था और रात भर इस घर से काम करने की आवाज़ें आती रहती थीं। ये सब कुछ बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी किसी ने इनसे इसके बारे में बात नहीं की। सब ने यही सोचा कि वो लोग गार्डनर्स हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग गार्डनर्स नहीं थे, बल्कि क्रिमिनल्स थे, जो कि एक बहुत बड़े मास्टर प्लान के साथ फोर्टालिजा आए थे। ब्राज़ील सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच फोर्टालिजा में भी है। जो घर इन लोगों ने रेंट पर लिया था वो बैंक से तकरीबन 300 फुट की दूरी पर था। पहले कुछ दिन तक तो ये लोग इस घर में आम गार्डनर्स की तरह ही काम करते रहे। फिर एक दिन एक आदमी आया और इन्हें मैप और ब्लूप्रिंट्स दे गया। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन लोगों ने इस घर में सीक्रेटली खुदाई करना शुरू कर दी। ये लोग रात भर खुदाई करते रहते और दिन में गार्डनिंग का सामान बेचा करते थे। इन लोगों ने इस घर में 12 फुट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद वो लोग फोर्टालिजा सिटी के नीचे एक टनल खोदने में लग गए। ये लोग तादाद में 25 से 30 लोग थे और शिफ्ट में काम करते थे। इन लोगों ने शिफ्ट में काम करते हुए तकरीबन 2 फुट चौड़ी टनल खोदना शुरू कर दी। जब उन लोगों ने थोड़ी टनल खोदी तो उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो लोग फोर्टालिजा के नीचे एक चौड़ी और बहुत लंबी टनल बनाना तो चाहते थे, लेकिन शहर में मौजूद बिल्डिंग्स के वेट की वजह से इसके कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। इससे बचने के लिए इन लोगों ने टनल में लकड़ी के बीम लगाना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ इन लोगों ने टनल में रोशनी के लिए बल्ब लगाए और एयर सर्कुलेशन के लिए पंखे भी लगाए, ताकि ये लोग काम बड़ी आसानी से कर सकें। टनल की खुदाई में जो मिट्टी निकलती थी वो इसे बोरियों में भरकर ट्रक में लोड कर ले जाया करते थे। ये बात इन लोगों के पड़ोसियों ने भी नोट की कि एक छोटी कंपनी के हिसाब से इन लोगों के घर ट्रक्स कुछ ज्यादा ही आते हैं, लेकिन जब कोई उनसे मिलता तो वो इसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते कि उसका शक बिल्कुल खत्म हो जाता। अगले 3 महीनों तक ये लोग लगातार खुदाई करते रहे। इन 3 महीनों में इस टनल में से तकरीबन 30 टन मिट्टी निकली। अगस्त तक इन लोगों ने 260 फुट लंबी टनल खोद ली थी। टनल पूरी होने के बाद इन लोगों ने इसमें प्लास्टिक शीट्स बिछाई और एक पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया। इसी बात से पता चलता है कि ये लोग कितना प्रोफेशनल काम कर रहे थे। ये लोग आम क्रिमिनल्स नहीं थे। इनकी टीम में प्रोफेशनल टनल एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स और दूसरे एक्सपर्ट वर्कर भी शामिल थे। 6 अगस्त को उन लोगों ने ऊपर की तरफ खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी खत्म होने के बाद जब कंक्रीट फ्लोर आया तो इन लोगों ने इसे भी काट दिया। अब ये लोग ब्राजील फोर्टालिजा सेंट्रल बैंक की मेन वॉल्ट में पहुंच चुके थे। यही था इन लोगों का मास्टर प्लान। ये लोग बिना कोई गोली चलाए और बिना किसी की नजर में आए इस बैंक को लूटना चाहते थे। इन्होंने बैंक लूटने के लिए 6 अगस्त का दिन इसीलिए चुना क्योंकि 6 और 7 अगस्त को वीकेंड था और वीकेंड पर बैंक बंद होते हैं। वो जब मेन वॉल्ट में दाखिल हुए तो कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि उस वॉल्ट में अलार्म था ही नहीं और ना ही कोई प्रेशर सेंसर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस वॉल्ट में पुराने नोटों की सूरत में 160 मिलियन ब्राजीलियन रियाल्स मौजूद थे, जो कि 70 मिलियन डॉलर्स बनते थे। और अगर आज के वक्त की बात करें तो आज के 120 मिलियन डॉलर्स बनते हैं।
इस कैश को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स आ चुके थे और बहुत जल्द इसे डिस्ट्रॉय किया जाना था। इसके अलावा ये वॉल्ट बहुत ज़्यादा पुरानी भी थी। एंटोनियो और इसके साथी 6 अगस्त को बैंक की मेन वॉल्ट में दाखिल हुए। इन लोगों ने क्रेट्स और व्हील बैरोज में ये पैसे बैंक की वॉल्ट से अपने घर में शिफ्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन ये काम इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था। जो करेंसी ये लोग चुरा रहे थे इसमें ज़्यादातर नोट 50 रियाल के थे, मतलब कि उन नोटों की तादाद और वेट बहुत ज़्यादा था। इस काम ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा थका दिया था, जिस वजह से इन लोगों को शिफ्ट में काम करना पड़ा। 6 और 7 को ये लोग रात दिन लगातार काम करते रहे। इन 2 दिनों में इन लोगों ने 3.5 टन वजन की पेपर करेंसी चुरा ली, जो कि 160 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल्स थे। पैसे चुराने के बाद इन लोगों ने उस टनल को बड़ी अच्छी तरह से सील किया और सारे पैसे लेकर भाग गए। अगले दिन जब बैंक खुला और एम्प्लॉयज़ मेन वॉल्ट में गए तो वो ये देखकर दंग रह गए कि वॉल्ट में से सारे पुराने नोट गायब हो चुके हैं। उनको तो ये भी नहीं पता था कि बैंक में चोरी हो चुकी है, क्योंकि ना तो कोई ताला टूटा और ना ही कोई और नुकसान हुआ था। उन लोगों ने फ़ौरन पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इन्हें वॉल्ट के अंदर एक टनल मिली। पुलिस इस टनल से होते हुई उस घर में जा पहुंची, लेकिन उस घर में ना तो वो रॉबर्स थे और ना ही चोरी किया हुआ पैसा। उस घर में सिर्फ टनल खोदने के औजार पड़े हुए थे। पुलिस ने ये बात कंफर्म कर दी कि बैंक में रॉबरी हो चुकी है और रॉबर्स ने यही टनल यूज़ की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि चोर इस घर में फेक आईडी बनाकर रह रहे थे और जो नोट इन लोगों ने चुराए हैं वो नॉन ट्रेसेबल हैं। क्योंकि ये नोट पुराने थे और इन्हें बहुत जल्द डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए बैंक ने इन नोटों के कोई रिकॉर्ड रखे ही नहीं थे। देखते देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और न्यूज़पेपर्स ने इस चोरी को द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। इन चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और 150 पुलिस ऑफिसर्स की टीम को इस केस पर लगा दिया गया। इसके साथ साथ एयरपोर्ट, सी पोर्ट और ट्रेन स्टेशन वगैरह को अलर्ट कर दिया गया ताकि ये चोर भाग ना सकें, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। दिन रात की मेहनत के बावजूद पुलिस ना तो इन चोरों को और ना ही इन पैसों को ट्रेस कर पा रही थी। लेकिन ये केस इतना ज़्यादा बड़ा था कि पुलिस को दिन रात काम करना ही पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि इन रॉबर्स में इस बैंक के पुराने एम्प्लॉयज़ और सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल थे, क्योंकि बैंक से अंदरूनी मदद के बिना इतनी बड़ी चोरी इतनी आसानी और खामोशी से कर पाना नामुमकिन है। इन्हीं में से एक गार्ड ने एंटोनियो को बैंक के ब्लूप्रिंट्स लाकर दिए थे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद पुलिस ने 2005 के आखिर तक 8 सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया। 2006 और 2007 यानी 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद पुलिस ने तकरीबन 20 के करीब चोरों को पकड़ लिया था। इनमें से कुछ कार खरीदते वक्त पकड़े गए और कुछ प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पकड़े गए। लेकिन अब तक इस प्लान का मेन मास्टरमाइंड एंटोनियो जोसिवान नहीं पकड़ा गया था और ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो अब कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा और शायद वो ब्राज़ील छोड़कर किसी और मुल्क में चला गया है। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और इसे ट्रैक करते रहे। आखिरकार 25 फरवरी 2008 को पुलिस ने एंटोनियो जोसिवान को ट्रैक करके ब्राज़ील के कैपिटल ब्राज़ीलिया में अरेस्ट कर लिया। एंटोनियो पर कोर्ट ने चोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाकर इसे 49 साल और 2 महीने ब्राज़ील की फेडरल प्रिजन में कैद सुनाई। एंटोनियो आज 54 ईयर्स का हो चुका है और इसी जेल में कैद है, जबकि इस रॉबरी के कुछ मास्टरमाइंड्स आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन अकल को हैरान कर देने वाली बात ये है कि आधे से ज़्यादा रॉबर्स, जिनमें इस प्लान का मेन मास्टरमाइंड भी है, इनके पकड़े जाने के बावजूद आज तक 160 में से सिर्फ 20 मिलियन ब्राज़ीलियन रियाल्स ही रिकवर हो पाए हैं और बाकी के पैसे कहाँ हैं ये सिर्फ वो रॉबर्स ही जानते हैं। अगर आप इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।